हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूँ तो आपके एग्ज़ाम में जो दायरा है इसका, यहाँ से 20 प्रश्न आता है और हम लोग का टारगेट है कि भाई 20 में 20 लाना है। और डेफिनेटली जितना करवा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आपने 68, 69 और 70 भी बीपीएससी में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है और सब कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है। हम लोग डायग्रामिकली पिक्चोरियल फॉर्म में सारे चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्पेशल बिहार के जो सेक्शन में हम लोग बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम ही है बिहार की जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से दो प्रश्न आते हैं, है ना। और बहुत आसान होता है चीज़ों को करना। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आप स्पेशल बिहार की मैं बात कर लूं, है ना। तो इससे पहले मैं आपको अब यहाँ पे बता दूं तो बिहार का समान परिचय बहुत कायदे से एकदम डायग्रामिकली पिक्चोरियल फॉर्म में सब कुछ समझा चुका हूँ। उसके बाद जो है बिहार का भौतिक विभाजन, नहीं देखे हैं वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और सभी का जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है और ये पूरे तरीके से समर्पित है 71st बीपीएससी के लिए तो है ही। जो लोग दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हो या बीएसएससी सीजीएल 4 या बीपीएससी एएसओ, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आज का जो चैप्टर है बिहार की जलवायु, यहाँ से जो है लगभग 2 प्रश्न आपके पेपर में आता है ना। और ये जो आप देख सकते हैं बिहार का समान परिचय, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता है और बिहार का भौतिक विभाजन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर मैं स्पेशल बिहार की बात कर लूँ तो यहाँ पे स्पेशल बिहार में 20 क्वेश्चन आता है। 20 में से आप देख सकते हैं बिहार का ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, और जिसमें ये जो टॉपिक अभी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ कितना बड़ा योगदान है इसका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ फ्रेंड्स का कॉमन डाउट रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ पाएंगे। बहुत नॉमिनल फी में ये कंप्लीट कोर्स है आप सभी के लिए और पूरे तरीके से समर्पित है 71st बीपीएससी के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए। मात्र जो है इसकी फ़ी 1999 है। तो जो लोग इच्छुक है आप इसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हो। एकदम नॉमिनल फ़ी है, जितना में मार्केट में आपको बुक नहीं मिलेगा, कंप्लीट क्लास मिल जा रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, सारे सेक्शन इंक्लूड है। चाहे करंट अफेयर्स की बात करूँ, चाहे साइंस की बात करूँ, चाहे आर्ट्स वाले सेक्शन की बात करूँ, सब कुछ इंक्लूड है। स्पेशल बिहार तो इंक्लूड है ही। कुछ फ्रेंड्स पीडीएफ मांग रहे थे कि सर आप सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दीजिए, तो भाई पीडीएफ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा सिर्फ, क्योंकि पीडीएफ में कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में है, इसलिए बहुत नॉमिनल फी में आपको कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें दी जा रही है और ये सर्वोत्तम है, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर आपको दिखा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है 73 वाला पे, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा जो लोग जुड़ना चाहेंगे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है 1 मई से ही, 1 मई से क्लास शुरू है। तो अगर आप अभी भी जुड़ते हैं तो आपको पिछले क्लासेस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो आपको सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जो लोग मेंस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, मेंस के लिए भी आप देख सकते हैं कंप्लीट पैकेज है मेंस का भी, मात्र 1999 मेंस का भी है। इसमें आपको सारे सेक्शन का थ्योरी प्लस जो है आंसर राइटिंग सब कुछ मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वही नंबर है। साथ में मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल रहा है। मात्र 599 में जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट है, 20 टेस्ट है और ये जो सारे टेस्ट डिज़ाइन किया गया है न्यू पैटर्न पर आधारित सारे मॉक टेस्ट हैं, तो आप जुड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एकदम कंप्लीट बैच में आना चाहते हैं तो इसका फ़ी मात्र जो है 3599 है, 3599 है। इसमें आपको क्या क्या मिल जा रहा है, पीटी का कंप्लीट क्लास, मेंस का कंप्लीट क्लास और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जा रहा है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नंबर जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 वाला पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और आप चाहे तो इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि स्टेटस लगते रहता है, आप सभी करिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है बिहार की जलवायु। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। देखो यहाँ पे 2 शब्द आपको दिखेगा और यहाँ पे हो सकता है कि आपको परेशान कर सकता है, तो मैं आपको साधारण शब्दों में पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा मौसम। मौसम क्या होता है सर, अभी हम लोग देखने वाले हैं मौसम। और दूसरा जो है जलवायु क्या होता है, जलवायु। कुछ लोग यहाँ पे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मौसम का पैटर्न अलग है, जलवायु का पैटर्न जो है अलग है, ठीक है। और ये जो टॉपिक बिहार की जलवायु जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जो जलवायु है उसे बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो जायज़ बात है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे मौसम का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए कि मौसम है क्या। नाम से ही पता चल रहा है मौसम, मौसम की तरह बदल तुम जाओगे, गाना तो आपने जरूर सुना होगा, वही मौसम है। मौसम क्या होता है फ्रेंड्स, भाई किसी
विशेष समय में, किसी विशेष समय में किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय स्थितियों को क्या करता है ये मौसम, तो संदर्भित करता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा। वही अगर मैं जलवायु की बात कर लूँ, और मौसम क्या होता है, जैसे बात आप कहेंगे सर मौसम जो है ये घंटे दर घंटे बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या होगा, जलवायु दूसरी ओर एक क्षेत्र में क्या होता है कि मौसम के लंबे समय तक का, मौसम के लंबे समय तक का औसत पैटर्न को क्या करता है भाई, संदर्भित करता है। और ये जो कितना होता है लगभग टाइम पीरियड यहाँ पे लगभग 30 वर्ष का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझिए, दोनों में क्या अंतर है, मौसम में और जलवायु में। ठीक है, देखो ये सपोज दैट ये अपना प्यारा सा बिहार का मैप है, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामिकली समझा देता हूँ मौसम में और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जाहिर सी बात है ये पश्चिमी चंपारण जिला है ना, यहाँ पे किशनगंज है। तो आज का ही मैं समय की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आज 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक मौसम का टेम्परेचर ठीक ठाक रहा होगा, लेकिन जैसे ही 10 AM का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है कि 11 से लेके 2 PM के बीच में क्या होगा, मौसम में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस अभी गर्मी है, और इसके बाद जो है हो सकता है कि भाई लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। हो सकता है कि यहाँ पे बारिश ना हुआ हो और यहाँ पे इस समय के टाइम पीरियड में बारिश हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समय दर समय क्या हो रहा है, मतलब कि 2-3 घंटे में मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और यही क्या होता है जलवायु में, क्या होता है कि इसी मौसम में, दोबारा सुनिए, इसी मौसम का मैं बात कर रहा हूँ, इसी मौसम के जो है लंबे, दोबारा सुनिए, एक क्षेत्र में मौसम के लंबे समय तक का, एक क्षेत्र में सपोज दैट ये बिहार है, ये उत्तरी बिहार है, आप सबको पता है ये उत्तरी बिहार है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बिहार का भौतिक विभाजन में, और ये दक्षिणी बिहार है ना। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, जलवायु में क्या देखा जाएगा फ्रेंड्स, जलवायु में क्या देखा जाएगा, जलवायु में ये देखा जाएगा कि यहाँ पे चाहे उत्तरी बिहार की मैं बात कर लूँ या दक्षिणी बिहार की बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई लगभग 30 वर्षों का जो पैटर्न को देखा जाएगा कि पिछले 30 साल में यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, किस में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वर्षा कितना mm हुआ है ना, यहाँ के जो है तापमान कितना रहा है, औसतन तापमान है ना, तापमान कितना रहा है इसका, यहाँ का 30 वर्ष का जो है यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहा है ना, यहाँ पे आर्द्रता कैसा रही है ना। तो ये सब को देखा जाता है, और ये डेटा जो निकाला जाता है लगभग एक लंबे समय का है ना, 30 साल का पैटर्न होता है, और उसको फॉलो किया जाता है जलवायु में। तो आपने देख लिया जलवायु में और मौसम में, मौसम क्या है कि भाई दिन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु में क्या देखा जाता है कि औसतन निकाला जाता है लगभग 30 साल का किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपने समझ लिया। इसमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की वर्षा, औसतन वर्षा कितना हुआ है अगले 30 साल में, पिछले 30 साल में, उसका तापमान क्या रहा है, उसकी आर्द्रता क्या रही है, हवा की दिशा को देखा जाता है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो बेसिक बातें आपने समझ लिया कि भाई जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे की पॉइंट को मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा यहीं पे। चलिए, यहाँ पे कॉपी में लिख भी दिया हूँ, जो मैं आपको नोट्स दिया हूँ उसमें मैं लिख भी दिया हूँ। क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक से मतलब होगा लगभग 30 वर्ष का डेटा निकाला जाता है, 30 वर्ष का पैटर्न देखा जाता है। तो कह रहा है कि किसी क्षेत्र के, मैं जलवायु के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कह रहा है किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसतन या फिर औसत दशाओं का जलवायु कहते हैं। आपने देख लिया, औसतन निकाला जाता है कि किसी भी क्षेत्र का लगभग 30 साल का डेटा निकाला जाता है कि भाई इसका जो है क्या रहा है वहाँ का मौसम। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई बिहार के जो जलवायु है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाके पेपर जब आप PYQ करेंगे ना, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, कई बार रिपीट हुआ है कि भाई बिहार की कौन सी जलवायु है। तो यहाँ पे लोग रट लेते हैं कि भाई बिहार की जलवायु है ना, ये उपोष्ण जलवायु है ना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु है बिहार का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, सर बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्या होता है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। चाहे उपोष्ण कटिबंधीय बोलिए या फिर मानसूनी जलवायु बोलिए, ठीक है, आइए एक बार हम लोग इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा एक मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। मैप मैं तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे जो है हम लोग ग्लोब को देख लेते हैं कि क्या है भाई। यहाँ पे चीज़ों को समझिए, बहुत आसान है, रटना बिल्कुल नहीं है भाई। अब मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। आप सबको बहुत कायदे से मैं अक्षांश और देशांतर पढ़े हैं। उसके 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो ये क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ जैसे जाइएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 23.5 डिग्री साउथ, इसका नाम है मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं,
थोड़ा सा देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसका नाम है भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं हम लोग इसे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है इस क्षेत्र में, तो इसे हम लोग कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंध क्षेत्र, ठीक है, कटिबंध क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ेगा, मतलब कि सीधे तौर पे कह सकते हैं यहाँ पे गर्मी होगा। तो कितने के बीच में है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे 3 शब्द आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला जो शब्द दिखेगा आपको, दोबारा सुनिए, पहला आपको दिखेगा भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा आपको दिखेगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और तीसरा आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा भाई शीतोष्ण। अभी मैं समझा दूंगा शीतोष्ण क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। चौथा क्या दिखेगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये 4 जोन दिखेगा कहाँ पे? ग्लोब पे, ये 4 जोन दिखेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर बिहार कहाँ पे है? तो बिहार जो है ना यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ, यहीं पे जरा सा देख लेना, सीधे तौर पे टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहेंगे? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ेगा, है ना, एकदम सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यहाँ पे। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे किसे? थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे, मतलब कि ये 24 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये नॉर्थ और साउथ दोनों जगह होगा, 24 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 40 डिग्री नॉर्थ के बीच और साउथ के बीच में होता है इस क्षेत्र को हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? इसके कंपेयर में कम गर्मी होगा। उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, उसके कंपेयर में यहाँ पे कम गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ का जो मौसम होता है ना तो ज़्यादा ठंडी होता है यहाँ पे, ना ज़्यादा गर्मी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्यों मिटा दिया है यार, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, इस मैप पे आ जाइए और कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं मैप ड्रॉ करके समझाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कहिएगा सर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। और हम लोगों का मोटिव है कि कम समय में चीज़ों को समझना, है ना, और एकदम बेहतर तरीके से करना। देखो ये जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो इसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम भीषण गर्मी होगा, है ना। उसके बाद एक क्षेत्र और आपको दिखेगा, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा, उसके थोड़ा सा ऊपर में जाएगा ना, 24 डिग्री से लेकर कहाँ तक? लगभग 40 से 42 आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र को। इसे हम लोग कहते हैं कि नया नाम जो दिए हैं, इसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या नाम है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और बिहार जो है कहीं ना कहीं, अगर बिहार का मैप इधर भी होगा, दोनों साइड होगा, या इधर भी जो है नॉर्थ साउथ दोनों में होगा, यहाँ पे 24 डिग्री से लेके 42 डिग्री, 40 से 42 मान के चलिए ना, नॉर्थ साउथ दोनों जगह होगा। ये अक्षांशीय विस्तार है और इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो बिहार कहाँ पे है सर? बिहार कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे। और बिहार का जो हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो पढ़े हैं बहुत कायदे से, मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 24 से लेकर 27 के बीच में है, 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में बिहार लाई करता है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका मतलब सर ये है कि बिहार जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। और उपोष्ण कटिबंधीय आपने देख लिया। उपोष्ण के बाद मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा है, तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जो है इसके कंपेयर में यहाँ पे कम पड़ता है, ठीक है। ये तो उपोष्ण था, उसके बाद यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। हालांकि अगर आप ये ग्लोब पे देखेंगे ना तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को एक ही में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है। तो आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको शीत कटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सूर्य का प्रकाश एकदम नहीं के बराबर में तिरछी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये एरिया पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ पे एकदम सर्दी होगा, एकदम ठंडी इलाका होगा। तो नाम से ही पता चल रहा होगा शीत वाला क्षेत्र में क्या होगा? एकदम ठंडी होगा। शीतोष्ण में क्या होगा? यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों होगा। उष्ण में क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और यहीं पे मैंने आपको एक बता दिया, दोनों तरफ जो है यहाँ पे 24 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री जो है 40 से 42 में कह रहा हूँ, ठीक है, साउथ के बीच। और यहाँ पे 24 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 40 से 42 जो है 24 में लिखा हुआ है ना, 40 से 42 नॉर्थ के बीच में जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे का मौसम जो है नॉर्मल रहता है और यही कारण है कि बिहार जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपने देख लिया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए, नहीं समझ में आया? बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे बहुत डिटेल में चीज़ों को और हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आपने देख लिया कि भाई उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग किसे कहेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया कि भाई उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ का मौसम नॉर्मल होता है, नहीं तो ज़्यादा सर्दी और नहीं तो ज़्यादा गर्मी। तो बिहार की जलवायु क्या है? उपोष्ण या फिर मानसून जो है मानसूनी जलवायु है। चलिए, मैप पे भी आपने देख लिया इसका लोकेशन कहाँ पे है। अगला पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ करेगा ना, हालांकि ये जो पॉइंट है मेंस का पॉइंट है, पीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को टफ करेगा तो आपसे पूछा जाएगा
कि भाई बिहार की जलवायु को कौन कौन से बिहार की जलवायु को जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो जाहिर सी बात है अक्षांशीय स्थिति आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया, ये भी प्रभावित करता है। और ये अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो बिहार की जलवायु क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। उसके बाद कौन से और कारक जो है प्रभावित कर सकता है बिहार की जलवायु को, तो आप कह सकते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सारे चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना के बता दूँ, ठीक है। तो ये जो बिहार का इलाका है और यहाँ पे नेपाल है, तो उत्तर में क्या है भाई, यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, नेपाल में आपको देखे होंगे। और बिहार का जो उत्तरी भाग है यहीं से कहीं ना कहीं सटा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख कारक है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, या कि स्थिति बोले चाहे उपस्थिति बोलिए, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा, ऐसे काट उपस्थिति कर लीजिए। उत्तर में जो है बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो है प्रमुख कारक में से पहला मैंने क्या आपको बताया कि भाई एक तो अक्षांशीय स्थिति, दूसरा क्या है उत्तर में हिमालय पर्वत, आपने देख लिया। और उसके बाद यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये भी प्रमुख कारक है, बंगाल की खाड़ी। अगर यहाँ पे एक छोटा सा मैप और देख लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स, आपको पता है बिहार यहाँ पे है, अपना प्यारा सा बिहार यहाँ पे, मैप देखेंगे तो, या फिर बिहार का मैप आप देखिएगा तो ये अपना प्यारा सा बिहार का मैप है। यहाँ पे इधर क्या है भाई, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे नेपाल है, तो पर्वत श्रेणी तो यहीं पे है ना इस साइड में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो अगला कारक क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पे उच्चावच, चौथा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे उच्चावच, ये भी एक प्रभावित करता है यहाँ की जो जलवायु को। उच्चावच करने का मतलब आप देखेंगे तो ये जो उत्तरी बिहार है, ये उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार के कंपेयर में कहीं ना कहीं ये कम जो है यहाँ की ऊंचाई है। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो उत्तरी बिहार में इस इलाका का जो है आप देखेंगे ऊंचाई ज़्यादा है, और जैसे यहाँ पे इधर इस क्षेत्र में आएंगे, मतलब कि गंगा की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई कम है, और फिर यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ना, तो ये उच्चावच भी है। और पाँचवा पॉइंट जो आप देख सकते हैं मानसून का प्रभाव भी है। तो आप देखेंगे तो उत्तरी बिहार में आप देखेंगे तो बारिश कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में, है ना, और दक्षिणी बिहार में कम बारिश होता है, और यही कारण है बाढ़ से प्रभावित ये वाला क्षेत्र हो जाता है उत्तरी बिहार। तो ये प्रमुख जो है कारक है। तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोबारा सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको ये बोला कि भाई किसी क्षेत्र के जलवायु, या फिर मैं बिहार की बात कर लूँ तो बिहार की जो जलवायु है इनके प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला क्या है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा क्या है भाई उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, तीसरा मैंने आपको क्या बताया बंगाल की खाड़ी, चौथा मैंने क्या बताया कि भाई उच्चावच, और पाँचवा मैंने आपको क्या बताया कि भाई मानसून का प्रभाव इत्यादि। तो ये जो है प्रमुख कारक है, यही चीज़ मैं लिख भी दिया हूँ। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दिया हूँ कि भाई बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है मैंने, और ये कारक भी बता दिया, ठीक है। चलिए, हालांकि ये मेंस का चीज़ है, ठीक है, ये मेंस में आपको चीज़ों को जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसके बारे में दर्शाना होता है, तो समझ होना चाहिए, समझ होगा तो ये अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पीछे में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाइन है आपको याद कर लेना है, कैसे याद होगा मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कोपेनहेगन का जो है ना ये भूगोल वेता है, तो इनके अनुसार जो है बिहार के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो उत्तरी बिहार के जलवायु को क्या नाम दिया है, दक्षिणी बिहार के जलवायु को जो है क्या नाम दिया है, यहाँ से प्रश्न आता है। अभी आपने जब आप PYQ करेंगे ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप खुद से भी प्रिंट कर सकते हो। क्या मैं लिखा हूँ, बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग को जो है भौगोलिक दशाओं में जो है अंतर के कारण जो है विभिन्न भूगोल वेताओं ने क्या है, तो बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार में या फिर अलग अलग भागों में क्या किया है, वर्गीकृत किया है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ जलवायु क्षेत्र और संकेत, है ना, इसका संकेत है ना CWG। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, जो काम का चीज़ है वही पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस का जो है ये चीज़ है, लेकिन PT में यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे जलवायु है, यहाँ पे कोपेन के अनुसार, दूसरा व्यक्ति नाम है ट्यूआर्था के अनुसार, और चौथा जो है यहाँ पे थॉर्नवेट के अनुसार। तो प्रश्न पूछता है कि पता है क्या है कि भाई कोपेन जो हैगन भूगोल वेता थे, इनके अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है, यहीं से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने उत्तरी बिहार की जलवायु को जो है CWG नाम दिया है, बस। उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है भाई, CWG। अब ये CWG क्या है, मैं इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद दक्षिणी बिहार की जलवायु की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने उत्तरी बिहार की जलवायु को जो है क्या कहा है, CWG, और कौन, कोपेनहेगन के अनुसार इन्होंने बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा, और दूसरा जो है यहाँ पे AW, ठीक है। तो जैसे बात है, इस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इन्होंने 2 भागों में बांटा है कोपेनहेगन के अनुसार। अब यहाँ पे ट्यूआर्थ के अनुसार इन्होंने जो है
उत्तरी बिहार की जलवायु का नाम क्या दिया है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं CAW। देखो यहाँ पे CWG है, यहाँ पे CAW है, गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दक्षिण बिहार के जलवायु को AW दिया गया है, ठीक है, इनके अनुसार। थॉर्न वेद के अनुसार जो है इन्होंने क्या कहा कि भाई, अब इन्होंने क्या किया कि उत्तरी पश्चिमी का जो संकीर्ण इलाका है, उत्तरी पश्चिम में बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र को, है ना, ये वाला क्षेत्र को नाम जो दिया है यहाँ पे CBW, और शेष जो भाग जो बचा हुआ था इस वाला इलाका को नाम इन्होंने दिया है भाई CAW। यहाँ पे A है, यहाँ पे B के जगह पे A कर दिया है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें कौन कौन से जिला आता होगा। मैंने आपको बता दिया हूँ कि भाई मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा था ना कोपेनहेगन के अनुसार अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया, यहीं से आप जाके देखिएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आया है, इसे इस चार्ट को माइंड में रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ना, आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ें। अभी आगे इसके बारे में मैं अलग अलग जो जोन है उस जोन को चर्चा करेंगे, कौन से जोन में कौन से जिला आता है, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं अगला पॉइंट लिखा हूँ फ्रेंड्स, बिहार में सामान्यतः 3 जो है ऋतुएं जो है, यहाँ पे ऋतु लिखा हूँ, ठीक है, ऋतुएं होती है। ये कौन कौन सा है जरा सा देखिएगा। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ये समझ लेते हैं इसको एक बार। तो ग्रीष्म ऋतु किसे कहेंगे, कह रहे हैं कि जब सूर्य के, अब यहाँ पे सूर्य का जो है उत्तरायण का स्थिति होगा, उत्तरायण का स्थिति होगा तो तापमान में वृद्धि होता है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में। और वायु दाब में क्या होगा, यहाँ पे कमी होती है। इस लाइन को समझिएगा, यहीं पे लोग गलती करता है। तो समय क्या होता है भाई यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये कहिएगा सर ये मार्च से लेके जून तक का ये होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति है तब तापमान में वृद्धि होता है और वायु दाब में क्या होता है भाई, कमी होने लगती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ग्रीष्म ऋतु का, ये होता है मार्च से जून की अवधि होता है, ठीक है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। और प्रश्न यहाँ से पता है क्या पूछे जाते हैं कि बिहार में जो लू चलता है ये कौन से ऋतु में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में। और क्यों चलता है तो आपने देख लिया। और ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है, तो मार्च से जून होता है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी और मध्य बिहार में क्या, कौन सी हवा, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, पश्चिमी और मध्य बिहार में, पश्चिमी और मध्य बिहार में, पश्चिमी और मध्य बिहार में, पश्चिमी और मध्य बिहार, यहाँ पे इस लाइन को समझिए, ये पश्चिमी बिहार है, ठीक है। और ये बीच वाला जो इलाका है इस बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लू चलता है इसी मौसम में, ठीक है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा उसका टेम्परेचर, जाहिर सी बात है इस समय का क्या होगा, तो लिख भी दिया हूँ कि इस समय में तापमान कितना, तो आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है ये कहानी। और ये 47 से लेकर कभी कभी तो देखा गया है कि 48-49 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और सबसे ज़्यादा गया में गर्मी होता है, लगभग 47 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि इस मौसम में जो ग्रीष्म ऋतु है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है। तो इस मौसम में जो है तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म स्थान जो है गया आप देखेंगे तो कहाँ पे है बिहार के मैप में, यहाँ पे अगर मैप बनाएंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैपिंग जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको गया जिला दिखेगा और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है एकदम गया जिला है। और 47 डिग्री से लेकर 48, कभी कभी तो 49 डिग्री तक भी देखा गया है टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। कह रहे कि मानसून आने के पूर्व बिहार में जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में जो अधिकतम वर्षा होती है वो बंगाल से आने वाली जो है मानसून से। और ये मानसून जो उत्पन्न होता है कहाँ से, कौन से कटिबंधीय क्षेत्र से, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। और आपने देख लिया मैप पे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो है यहाँ पे स्थिति क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नार्वेस्टर या काल बैशाखी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, नार्वेस्टर या फिर काल बैशाखी कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका नाम ही है, क्या नाम है, आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु। ये जून से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड को हम लोग भाई इसे वर्षा ऋतु कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है, वर्षा ऋतु को। कह रहा है कि बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून से शुरू हो जाता है और बिहार में जुलाई अगस्त में जो है अधिक वर्षा होती है। बिहार में जो है औसतन वर्षा कितना, तो 112 डिग्री जो है 112 डिग्री, सॉरी मैं 112 डिग्री बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बिहार में जो है औसतन वर्षा 112 ये सेंटीमीटर, ये औसतन वर्षा है बिहार का। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ सर्वाधिक, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बना दूँ, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, है ना, ये समझना है, एकदम रटना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रटने नहीं दूंगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि बिहार का औसतन जो वर्षा होता है 112 जो है सेंटीमीटर तक होता है, औसतन वर्षा, एवरेज
सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, किशनगंज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। और यहाँ पे कितना चला जाएगा, 205 सेंटीमीटर तक, cm तक, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होगा, तो औरंगाबाद, जो कि आपने देखा होगा पटना से सटा हुआ जिला है औरंगाबाद, यहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है सबसे कम लगभग जो है, तो सबसे कम जो है यहाँ पे होता है फ्रेंड्स ये 101 औसतन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 40 से 50 यहाँ पे औसतन अगर मैं बात करूँ तब, लेकिन यहाँ पे सबसे कम में बात कर लूँ तो यहाँ पे 101 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा यहाँ पे होती है। लेकिन अलग अलग बुक में आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर औसतन देखा जाए औरंगाबाद का औसतन वर्षा है ना, औरंगाबाद जिला है, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 50 से लेकर 75 दिखता है। लेकिन ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कब सबसे कम में 101 सेंटीमीटर तक, ठीक है। चलिए ये बेसिक बातें था, आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा वर्षा कम कहाँ पे होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है, आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो है बंगाल खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी पश्चिमी में बात कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा होती है, आपने देखा है ना, जिसके कारण जो है उत्तरी बिहार में क्या होगा भाई, ये बाढ़ से प्रभावित हो जाता है और बिहार के दक्षिणी भाग में जो है सूखा रह जाता है। तो आपने ये भी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शीत ऋतु को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस काल की मैं बात कर लूँ, शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग जो है मिड अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ और देख सकते हैं। और मानसून लौटने के साथ जो है बिहार में शीत ऋतु क्या हो जाता है भाई, आरंभ हो जाता है, ठीक है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड होता है, आप देख लिया। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो ठंडी इलाका वाला जो क्षेत्र है ये गया है, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है गया में ही होता है, गया जिला में ही होता है, और ठंडी भी यहीं पे होता है, ठीक है। अत्यधिक ठंडा जो है बिहार में, यहाँ पे इसलिए लाइन को देखिएगा, अत्यधिक ठंडा बिहार में रबी, अत्यधिक ठंडा जो है बिहार में रबी फसल के लिए क्या होता है भाई, ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है ना, काफ़ी लाभदायक है। और दिसंबर से जनवरी के मध्य में जो है, दोबारा इस लाइन को देखिएगा, दिसंबर से जनवरी के मध्य में जो है मध्य में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो है पश्चिमी एवं मध्य बिहार में जो है हल्की वर्षा होती है, और ये रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिहार में कृषि जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जोन 1, जोन 2 और जोन 3A और 3B, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन को। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से जिला आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा सर, बिहार में जो है कृषि, मैं क्या कर रहा हूँ, बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल के वर्गीकरण के आधार पर जो है कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ये किसके आधार पर, तो कृषि जलवायु को यहाँ पे कृषि की दशाओं और फसल के वर्गीकरण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दक्षिणी बिहार के जो है तीसरे वर्ग जो है, ये जो है इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे तीसरा का A है और तीसरा का B है, चर्चा करेंगे अभी डिटेल में, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा जोन पहला, और यहीं से चीज़ें समझ में आ जाएगा। प्रश्न यहाँ पे कैसे पूछे जाएगा अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा जोन पहला, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कलर भी मैंने कर दिया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं मैप पे भी है, जिसे हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। इसमें कौन कौन सा जिला है आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा, है ना, इस जोन में कौन कौन सा जिला है। और चूँकि इधर नेपाल है, इधर यूपी है, आप देख सकते उत्तर प्रदेश, इधर जो है वेस्ट बंगाल है, और इधर झारखंड है, ठीक है। तो ये चारों दिशा है। तो ये जो जिला है सर वेस्ट बंगाल है, माफ़ी चाहता हूँ यार, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये ईस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है और मुजफ्फरपुर है। ये सब जो है कौन से जोन में आता है, तो जोन पहला में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो जोन आप देख सकते हैं, ये दूसरा जोन ये उत्तरी बिहार में ही है। बिहार का 2 भागों में पहले बता चुका, ये उत्तरी बिहार है और दक्षिणी बिहार है, तो इधर जो 2 जोन है, ठीक है। तो दूसरा जो जोन है यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यहाँ पे आप देख सकते दूसरा, इसमें कौन कौन सा जिला है, तो आप सुपौल आप देख सकते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, है ना, उसके बाद कटिहार है, ये है। तो ये तो 2 जोन जैसे बात आपने देख लिया उत्तरी बिहार में। दक्षिणी बिहार में जो है तीसरा जोन है, तो तीसरा का A भी आपने देख लिया। तो तीसरा जो जोन देख सकते हैं, ये A वाला हिस्सा ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये तीसरा का A, जिसमें आपको कैमूर दिखेगा, बक्सर दिखेगा, भोजपुर, पटना, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा,
नवादा, गया और औरंगाबाद। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, कृषि के लिए कितना कौन से जोन उपयुक्त है, एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ा सा जोन वाइज में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दक्षिणी बिहार का जो है तीसरा का बी वाला जो जोन आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा जिला नहीं है, इसमें 6 जिला है, शायद है 6 नहीं 5 ही है। भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, जमुई है और लखीसराय है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टोटल 4 जोन है, आपने जोन तो 3 ही है, लेकिन तीसरा वाला को ए बी में कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप इस लाइन को जब पढ़ेंगे ना खुद से, जब मैं PDF दूंगा, अगर आप खुद से पढ़ेंगे, वीडियो देखने के बाद पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर जो है कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 3 भागों में, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी बिहार का जो तीसरे भाग था, ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग, इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं अभी आपको बता दें, जोन 1 में जो है टोटल 13 जिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि जलवायु है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बिहार का जो है पहला जो जोन है, पहला जोन जो उसमें कितने जिला आता है, 13 जिला। कौन कौन सा, यहाँ पे देखिएगा, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, और डायग्राम से याद रखिएगा ना, तो आपको ये कहीं ना कहीं लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, गोपालगंज है, यहाँ पे सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, वैशाली है, समस्तीपुर है। दूसरा जोन में 8 जिला है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, सहरसा है, कटिहार है, खगड़िया है, पूर्णिया है, मधेपुरा है। तीसरा जोन का ए में आप देख सकते हैं 6 जिला है, भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है। और बी में आप देख सकते हैं 11 जिला है, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसका खासियत क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। और इसका खासियत ये है, अब जैसे मैं जोन 1 बोलूँगा तो आपके मन में, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई ये कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर जो है पहला जो जोन है, इसमें मैं आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था, अभी आपने मैप पे देखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये बिहार का मैप है। तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ये वाला क्षेत्र था, मैंने आपको दिखा था ना, यहाँ पे जिला 13 जिला जो था। तो ये क्यों जोन पहला जो है, जैसे मैं जोन पहला कहूँगा तो आपको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं इस जोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जिला जो है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा जोन जैसे मैं बोलूँगा तो आपको आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। तीसरा का ए मैं बोलूँगा तो आपको ये पता चलना चाहिए क्योंकि ये दक्षिणी बिहार में है। और तीसरा का बी मैं बात करूँगा तो ये पता चलना चाहिए कि ये भी दक्षिणी बिहार में है, ठीक है। इस तरीके से माइंड में चीज़ों को रखिएगा। और ये क्यों यहाँ पे बांटा है, थोड़ा सा देखिएगा, ये एग्रीकल्चर के आधार पर जो है डिवीजन यहाँ पे किया गया है। तो जो जोन पहला है यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको बता दें कि ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसतन जो वर्षा होता है ना, ये 104 से लेके 145 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होता है, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मुख्य फसल होता है, धान होता है, गेहूँ, अरहर, गन्ना, मक्का होता है। दूसरा जोन आपने देख लिया, उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र था, आपने देखा यहाँ पे दूसरा जोन, ये वाला जो जोन था बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फ्रेंड्स। तो ये क्यों प्रसिद्ध है, ज़रा सा देखिएगा, उत्तर पश्चिम वाला। यहाँ पे फ्रेंड्स ना आप उत्तरी पूर्वी कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। ये दूसरा जो जोन है ना, ये उत्तरी पश्चिमी नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी होगा, ठीक है। आप इसे सही कर लीजिएगा, मैं काट देता हूँ, ये उत्तर पूर्वी होगा, है ना। इस जोन को, इसे पश्चिमी को काट लीजिएगा, ये उत्तर, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे ना तो उत्तर पूर्वी, ये कृषि के आधार पर इसका डिवीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो जोन वाइज जो बांटा है ना भाई कृषि के आधार पर, तो ये जैसे बात है, ये उत्तर और ये पूर्वी जोन है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताया ना, यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा PDF में, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये उत्तरी पूर्वी जोन है, ठीक है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, जरा सा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये दूसरा जोन था, अब तो आपने बहुत कायदे से समझ लिया होगा और आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं। मैं पुनः कर रहा हूँ, PDF में जो दिया हूँ इसे आप जरूर सही कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी जोन कर लीजिएगा, दूसरा जो जोन था, ठीक है ना। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यहाँ का जो औसतन वर्षा है ना 120 से लेके 140 सेंटीमीटर तक होती है। और मुख्य फसलें जो यहाँ पे का होता है इस जोन का, यहाँ पे जूट का, धान का, चाय का, मक्का का, ठीक है, उत्तरी पूर्वी जोन का। तीसरा जो जोन था, जो दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र था, दक्षिणी बिहार का मैंने आपको दिखा था ना, ये दक्षिणी बिहार का जो जोन था, ये वाला जोन, ए और बी दोनों इसमें शामिल है, ठीक है, तीसरा जोन में। तो इस क्षेत्र का औसत वर्षा जो है 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके जो मुख्य फसल है, गेहूँ है, दाल है, अरहर है, चना है, ये इसके मुख्य फसलें हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और करेक्शन कर दूँ, ये जो दक्षिणी जो था ना, दक्षिणी क्षेत्र, इसमें 2 जोन था, है ना, ये कृषि के आधार पर डिवीजन किया गया, ठीक है। तो दक्षिणी जोन जो था फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपने देखा ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे हालांकि औसतन वर्षा मैं बात करूँ तो ये 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ की वर्षा होती है। मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ना, ये पुराना डेटा है। एक मिनट, ये जो आपने देखा, ये जो तीसरी जोन में, हालांकि कुछ बुक में 120 से लेकर 140 ही आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, मतलब कि 90 से लेकर 95
सेंटीमीटर तक यहाँ की वर्षा होती है। और यहाँ पे गेहूँ, दाल, अरहर, चना मुख्य फसल है। अब जूट उत्पादन की मैं बात करूँ तो कौन से जोन में होता है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो ये जो दूसरा जोन है जो कि जिला, इसमें मैं आपको बता ही दिया ना, यहाँ पे दूसरा जोन जो आपको दिखाया था, यहाँ पे जो किशनगंज होगा, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पे जूट की खेती ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी जोन में आता है, दूसरा जोन में। तो एक दूसरे को लिंक करके बढ़िए, बहुत कायदे से सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जूट, धान, चाय, मक्का का जो है, चाय का उत्पादन भी जो है बिहार का दूसरा जोन जो एग्रीकल्चर के आधार पर जो डिवीज़न किया गया है इसमें ज़्यादा होता है। तो आशा करते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ, कोशिश किया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है भाई, PYQ कर लेना है। हालांकि मैं भी यूट्यूब पे बहुत जल्दी PYQ शुरू करने वाला हूँ। और ये टॉपिक हम लोग का बिहार के जलवायु का कंप्लीट हो गया। PDF मैं दूंगा, तो PDF को प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। और अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है बिहार का अपवाह तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगले वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।